मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएसटी में हिस्ट्री की बुक चल रही है हमारी, जिसमें हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, व्यापार से साम्राज्य तक। हमने अपनी लास्ट क्लास तक ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत में आकर, जो कि व्यावसायिक उद्देश्य के इरादे से आई थी और भारत पर अपना शासन जमाना उसने शुरू किया था, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने लॉर्ड डलहौजी ने जो विलय नीति शुरू की थी, उस विलय नीति के बारे में हमने कल बताया था कि किस तरीके से कोई भी नवाब है, कोई भी राजा है, उसके अंदर अगर उसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वह किस तरीके से अपना शासन उस पर स्थापित कर लेती थी और कई रियासतों को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। साथ ही साथ में मैंने आपको 3 मैप थे जिनके जरिए मैं बताया था कि 1797 से लेके 1857 तक किस प्रकार से उन्होंने अपने शासन को पूरी तरह से भारत पर स्थापित कर लिया था। और उसके साथ ही वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, उनकी नई शासन व्यवस्था, जिन्होंने कई प्रकार के हमारे यहाँ प्रशासनिक सुधार किए, उस प्रशासनिक सुधार के तहत मैंने कल आपको बताया था कि भारत के अंदर उन्होंने कलेक्टर का जो सबसे बड़ा ओहदा था और कलेक्टर किस तरीके से कार्य करते थे और क्या क्या कार्य करते थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी की फौज के बारे में। कंपनी ने भारत के साथ प्रशासनिक सुधार किए, नए विचार लेके आए, नई विचारधाराओं को लेके आए, लेकिन उनकी असली ताकत तो उनकी सैनिक क्षमता में थी। कहते हैं ना, सैन्य से ही तो वो हमारे पर अपना दबाव बना रहे थे, युद्ध करते थे, जीतते थे और अपना अधीन बना लेते थे। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना के रूप में सुसज्जित थी, है ना। घुड़सवार कौन होता है? जो घोड़े पर चलने के लिए प्रशिक्षित सवार होते हैं, उनको घुड़सवार कहा जाता है। और पैदल सेना जो पैदल चलती थी, उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का क्या दिया जाता था? प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षित पैदल चलने वाले सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसान बड़ी संख्या में थे और स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही क्या करा देते थे? मुहैया करा देते थे। 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षण देकर कार्य शुरू किया गया तो सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेजी सेना के अंदर सिपाहियों को सिपाही या आर्मी कहा जाता था। 1820 में दशक में जैसे जैसे युद्ध की तकनीकें बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती चली गई। इसका सबसे मुख्य कारण क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफ़गानिस्तान, मिस्र में भी लड़ाई लड़ रहा था और वहाँ पर सिपाही जो थे वो क्या करते थे? हाथ में ताड़ेदार बंदूक, जिसे मस्केट कहा जाता है, और मैचलॉक जैसे हथियारों से सुसज्जित रहते थे। मैचलॉक क्या होता है? बंदूक जिसकी बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती है। और मस्केट क्या थी? मस्केट थी पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक। ये दोनों जो हथियार थे, ये दोनों हथियारों से लैस होते थे वहाँ के सैनिक, इसलिए उन लोगों को क्या हो रही थी? घुड़सवार टुकड़ियों की आवश्यकता कम पड़ रही थी। कंपनी की सेना में सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना था और उसकी पैदल टुकड़ियाँ ज़्यादातर महत्वपूर्ण होती जा रही थी, क्योंकि पैदल चलता जाता था और बंदूक से वह निशाना लगाता जाता था। 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित होने लगी। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण दिया जाने लगा, उनको अभ्यास कराया जाने लगा और डिसिप्लिन सिखाया जाने लगा। उनके जीवन में पहले से ज़्यादा नियंत्रण था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज़ों ने कई बार उनके सामुदायिक भावनाओं को, जो कि उनके विशेष धर्म से जुड़ी हुई होती थी, उनको उन्होंने अनदेखा किया। कोई भी व्यक्ति जो कि एक साधारण व्यक्ति होते हैं, वे अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं से आसानी से उसे छोड़कर
आपके साथ नहीं चल सकते? क्या वे खुद को किसी अन्य समुदाय के लोगों का सदस्य मानने के बजाय एक सिपाही मान सकते थे? बहुत आसान कार्य नहीं था कि वे अपने सामान्य सिपाही मानते हुए किसी भी समुदाय के लोगों के साथ वे खड़ा कर दिए जाए। सिपाही क्या सोचते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनकी पहचान क्या थी, वे कौन थे, इन सब चीज़ों में बहुत सारे बदलाव देखे गए। 1857 के विद्रोह में हमारे सिपाहियों की इस दुनिया की को झलक दिखाई, उसके बारे में हम आपके इसी पुस्तक के 5वें लेसन में पढ़ेंगे। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो व्यापार करके लाभ कमाने के उद्देश्य से आई और धीरे धीरे उसने अपने कदम बढ़ाते हुए एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, अर्थात उसने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से ये प्रक्रिया और तेज हो गई। देखिए, पहले क्या होता था, समुद्रों से यात्रा करते हुए जब इंग्लैंड से चल के भारत आते थे तो 6 से 8 महीने का समय समुद्र मार्ग में लग जाता था। लेकिन जैसे ही भाप के इंजन चलने लगे, जहाज़ चलने लगे, तो मालूम पड़ा कि जो रास्ता जो इतना लंबा लगता था वो मात्र 3 हफ्तों में ही अपनी यात्रा करके पूरा कर दिया जाता था। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आकर रहने लगे और बसने लगे और व्यापार करने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सीधा प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित कर लिया था और देश के शेष भूभागों पर आबादी पर भी अपना अप्रत्यक्ष प्रभाव बनाया हुआ था। इस प्रकार व्यावसायिक स्तर पर तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से, यानी अगर पूरे भूभाग को बोले, चाहे उसने अपने अधिकार में नहीं लिया, लेकिन उसकी गतिविधियों का प्रभाव पूरे भारत पर दिखाई देता था, यानी भारत पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ चुका था। तो ये था व्यापार से साम्राज्य तक किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई और भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब चलते हैं, एक और यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है जिसके अंदर दक्षिणी अफ्रीका में दास व्यापार किस तरह किया जाता था, इसका चित्रण दिखाया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि डच यानी फ्रांसीसी व्यापारी 17वीं शताब्दी में दक्षिणी अफ्रीका पहुँचे और जल्दी ही दास व्यापार शुरू किया। दास व्यापार यानी जो हमारे मानवीय रूप से व्यक्ति होते थे, यानी पुरुष, महिला, बच्चे, उन लोगों का इन्होंने क्या किया, वस्तु और सेवाओं का तो व्यापार होता था, इनने व्यक्ति विशेष का क्या करना शुरू किया, व्यापार करना प्रारंभ किया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में जकड़ना शुरू किया और बाजार में ले जाकर आदमियों को बेचना शुरू कर दिया। 1934 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका में दक्षिणी सिरे पर स्थित कैप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। यानी जो व्यक्ति इन व्यक्तियों का पैसा देके इन्हें खरीद लेते थे, वह ले जाकर अपने तरीके से ऊपर अपना आधिपत्य जमाते थे और उनसे कार्य कराते थे। इसी को दास प्रथा का नाम दिया गया। 1824 में कैप में आने वाले एक यात्री ने वहाँ पर होने वाली नीलामी जो होती थी इन व्यक्तियों की, उसका आंखों देखा हाल व्यक्त किया, जिसको मैं अब बताने जा रही हूँ। ये मालूम होता है कि पशु और कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है। उसको देख के ऐसे लगा, हमने अपनी गाड़ी से नए बैल खरीदने के लिए रोक ली, उनको बैल खरीदने थे। नीलामी के माल में क्या निकला, यहाँ पर पुरुष कृषि उत्पाद या पशु ये चीज़ें ना निकल के क्या निकली, एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे निकले। यानी एक औरत को बेचा जा रहा था वहाँ, उसके 3 बच्चों को बेचा जा रहा था। किसानों ने पशु के समान उन्हें परखा, जैसे एक व्यापारी होता है, बाजार में जाता है, वस्तु की परख करता है और फिर उसका मूल्य लगाता है, ठीक उसी प्रकार खरीदारों ने उन स्त्री और उसके बच्चों को परखा और अलग अलग खरीदारों को उन व्यक्तियों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से अपने बच्चों की तरफ देखा, लेकिन उसको किसी दूसरे खरीदार ने खरीद लिया था और उधर दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप के चिपक रहे थे क्योंकि उन्हें किसी अन्य ने खरीदा। ये दृश्य जो था दिल को पिघला देने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शक के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील दिखाई पड़ रहे थे। मतलब देखिए कि वस्तुओं को, पशुओं को इनको बेचा खरीदा जाता था, लेकिन यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका के अंदर दास व्यापार शुरू किया, जिसके अंदर जो काम करने वाले व्यक्ति विशेष होते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे, उनको भी उनकी योग्यता के आधार पर बेचा खरीदा जाता था और अपना दास बनाया जाता था, जो कि यहाँ पर बताया गया। तो आज बच्चों हमने अपना ये चैप्टर जो था व्यापार से साम्राज्य तक
कंपनी द्वारा किस तरीके से भारत पर शासन किया, एक व्यापारिक उद्देश्य को लेते हुए आज हमने कंप्लीट किया है। आप सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल हम इस लेसन के सभी प्रश्न उत्तरों को आपको करके बताएंगे कि इनके जवाब क्या हैं। आज के लिए इतना ही।